अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास आज हमारे पास लेक्चर में है हैशिंग से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। प्रीवियसली हमने हैशिंग के फंडामेंटल्स कवर की थी और इस बात तक कंक्लूड किया था कि कोलिजन्स आर इनएविटेबल। तो कोलिजन्स आनी ही आनी है। तो हमने फिर देखा था कि उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमारे पास मौजूद थी। हमें आज बेसिकली उन टेक्निक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक से होता क्या है कि आपकी कोलिजन रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन फिर यही कहूँगा कि कोलिजन 100% ख़त्म नहीं होती, कोलिजन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वो प्रूविंग टेक्निक्स थी कुछ हमने जिसको डिस्कस करना था, तो स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले तो जो है हमारे पास है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग एज द नेम इम्प्लाइज, इसमें अगर कोलिजन आ जाती है तो ये लीनियरली या सिक्वेंशली एरे को स्कैन करना शुरू कर देता है इन अ रैप अराउंड फैशन। ठीक है, सिक्वेंशली स्कैन करने से मुराद ये है कि अगर इसकी कोलिजन आती है तो ये नेक्स्ट लोकेशन पे चेक कर लेगा, नेक्स्ट लीनियर लोकेशन पे, यानी जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो, इसमें लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इस पर आता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट लोकेशन को चेक करेगा, अगर फिर कोलिजन मिलेगी तो फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, फिर कोलिजन मिलेगी तो फिर नेक्स्ट को चेक करेगा एंड सो ऑन, जब तक कि फ्री स्पेस या एम्प्टी सेल मिल ना जाए। ठीक है, और ये सब काम होगा रैप अराउंड फैशन में। रैप अराउंड फैशन से मुराद ये है कि जैसे ही मेरी जो है काउंटिंग 9 पे पहुंचेगी, तो अगर इसमें मैं +1 करूंगा तो ये दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है रैप अराउंड फैशन। ठीक है, 9 के बाद अगर मैं +1 करता हूँ तो 10 नहीं होगा, वो 0 हो जाए। तो ये मुराद है रैप अराउंड से। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा सेट अवेलेबल है और इसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे दिया गया है एक हैश फंक्शन। और हैश फंक्शन को अगर आप देखें तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। हैश फंक्शन में अब दो चीज़ें ऐसे बता रहे हैं कि सिर्फ की नहीं है बल्कि एक एम भी मौजूद है। एम आपको याद होगा, हमारे पास मॉड फैक्टर होता है एक तरीके से। ठीक है, इसको हमने लास्ट टाइम इंक्लूड किया था कि इट्स बेटर कि ये हम एक प्राइम नंबर कंसिडर करें, लेकिन फ़िलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल इसको लेके चलते हैं सिंपल। और यहाँ पे जो हमारे पास मॉड साइज़ है वो है 10, क्योंकि मेरे टेबल का साइज़ भी यहाँ पे है 10। इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। इक्वेशन में क्या हो गया, ये पार्ट है एक, ये तो वही प्रीवियस वाला पार्ट है हमारे पास, जो मेरा स्पेस यानी कि हैश फंक्शन का नॉर्मल क्या काम होता था, क्या करता है कि आर्बिट्री वैल्यूज़ को फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ये वही वाला फंक्शन हो गया जिसका हमारे पास वैल्यू थी क्या, एच ऑफ के इज इक्वल टू, हमारे पास था ये के मॉड एम। ठीक है, ये तो ये चीज़ आ गई। और के मॉड एम के बाद जो फैक्टर लिखा हुआ है एफ ऑफ आई, ये है मेरे पास प्रोबिंग का फंक्शन। ठीक है, ये है मेरे पास प्रोबिंग का फंक्शन, यानी इसमें मैं प्रोबिंग का फंक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ आई जब मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ आई सिंपली मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर नीचे देखें आप एफ ऑफ आई इक्वल्स टू आई, तो इसमें मैं सिंपली आई का फंक्शन ऐड कर रहा हूँ। इधर मैंने सिंपलिसिटी के लिए एक लीनियर फंक्शन जो कि एफ ऑफ आई है उसको सिंपल आई लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन भी हो सकता है। यानी मैं इसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख सकता हूँ, से 2i, से 5i प्लस 9 प्लस से 10i प्लस 10, कुछ भी लीनियर इक्वेशन इसमें यूज़ की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल बात को सिंपल रखने के लिए इसमें मैंने क्या किया, एफ ऑफ आई इक्वल्स टू आई रखा हुआ और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया आई से। और देन फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा, अब डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट दोबारा से आपका जो है 10 से बड़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे रैप अराउंड फैशन में ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी रिजल्ट आता है इनका उसको दोबारा से क्या कर लेता हूँ, मॉड कर लेता हूँ, उसको क्या कर लेता हूँ, एक और मरतबा मॉड एम कर लेता हूँ, टू मेक श्योर कि प्रोबिंग के बाद भी जो नंबर जनरेट हो वो विद इन द रेंज ऑफ दिस एरे हो। अगर ये मैं बाद वाला मॉड एम नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है जो आई की वैल्यू इसमें ऐड होगी इसकी वजह से क्या हो जाए कि मेरा जो इंडेक्स नंबर है वो 9 से बड़ा आ जाए। तो मॉड 10 लगाने का पर्पज़ सिर्फ यही है, मॉड एम लगाने का पर्पज़ एंड में, कि वो नंबर अगर 10 9 या उससे बड़ा हो रहा हो तो वो रैप अराउंड होकर 0 1 2 3 पर चले जाए। ठीक है, तो ये फार्मूले को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, ये फार्मूला इस तरीके से है।
तो ये चीज़ आपकी पुराना वही हैश फंक्शन है और ये चीज़ जो है आपकी ये प्रोबिंग का फंक्शन है, जिसकी वजह से प्रोबिंग होगी। ये मैंने अपने फंक्शन में मॉडिफ़िकेशन की है और ये ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने की वजह से अगर मेरे पास कोई बात है कि फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाती है, तो इस बात को ध्यान रखने के लिए मैं मॉड एम्प लगा देता हूँ। ठीक है? और एफ ऑफ आई क्या है? इज़ अ लीनियर फंक्शन, कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक सिंपल आई लिया हुआ है मैंने, चेंज भी हो सकता है। और आई की वैल्यू हमेशा जो है ज़ाहिर-सी बात है फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 9 तक जा सकती है। क्योंकि आपके एरे का जो एम है वो 9 तक है। ठीक है? जो एम की रेंज है वही आपकी आई की रेंज होगी। ठीक है? अब ये फंक्शन काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि जब भी मैं हैश फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ, तो सबसे पहले एफ ऑफ आई में आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है? और आइटम को हैश करता हूँ। हैश करने के बाद अगर कोलिजन नहीं आती है, तो मैं आइटम को प्लेस कर देता हूँ। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ही कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, से मैं 89 को प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है? तो हैश फंक्शन मेरा बनेगा के और एम, तो हैश फंक्शन आ गया मेरा ये। हैश फंक्शन आ गया मेरे पास, 89 की आ गया, 10 मेरा मॉड आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बात बनेगी कि एच ऑफ के की वैल्यू जो है वो बनेगी 89 मॉड 10, ठीक है? जो कि एक्चुअली क्या होगी, इक्वल्स टू 9 हो जाएगी। ये चीज़ जो है ये आपकी क्या है, एच ऑफ के है, ठीक है? एच ऑफ के का रिजल्ट वही है जो लास्ट में हमने किया था, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 9 और एफ ऑफ आई सिंपली क्या है मेरे पास, एफ ऑफ आई मुझे इसमें ऐड करना है। एफ ऑफ आई मेरे पास है सिंपली आई, तो एफ ऑफ आई को इनिशियली मैं कैलकुलेट करूंगा, एफ ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ठीक है? दो फैक्टर चाहिए मुझे, इन दोनों को मुझे ऐड करना और फिर मॉड ले लेना। तो आई की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, आई है यहाँ पर, आई की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा सिंपली 0। यानी दो नंबर्स मेरे पास आ गए 9 प्लस 0, ठीक है? 9 प्लस 0 आ गया मेरे पास, एच ऑफ के इज़ 9, ठीक है? और एफ ऑफ 0 इज़ 0। तो अब मेरा काम क्या है कि मैं ये बड़ा वाला फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ। ये जो है मेरे पास एच ऑफ हैश ऑफ, इसमें क्या है के, यानी 89 89 कॉमा 10, ठीक है? और इसमें अभी हमने देखा कि एच ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई है, ठीक है? और प्लस आई की वैल्यू तो है ही 0 और इसका मुझे लेना है सेफ साइड मॉड। मॉड क्यों ले रहा हूँ, आपको आइडिया है? मॉड लेने की वजह से मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है, जो भी इंडेक्स बने, वो विद इन द रेंज ऑफ 10। तो ये मैंने अगर सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास, 9 को मैं मॉड 10 करूँगा, चूँकि 9 छोटा है 10 से, तो इसका रिजल्ट मेरे पास 9 ही आ जाए। तो ये इस तरीके से सॉल्व होके 9 बन रहा है, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हैश ऑफ 89 10 इज़ 9। तो ये मैंने सॉल्व किया, इसका रिजल्ट 9 आया। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसका रिजल्ट चूँकि 9 आ गया, तो मैंने 9 को ले जाके 8 को 89 को प्लेस कहाँ कर दिया, जाके इंडेक्स नंबर 9 पर। ये रही इंडेक्स नंबर 9 और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया अपने 89, ठीक है? यहाँ 89 प्लेस हो गया और चूँकि जगह खाली थी तो कोई कोलिजन नहीं आई। फिर यही सब प्रोसीजर मैंने रिपीट किया 18 के लिए। जब मैंने 18 के लिए ये किया तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका नंबर बनेगा 8 प्लस 0 और इंडेक्स बनेगी 8। तो फिर मैंने इसको इंडेक्स नंबर 8 पर प्लेस कर दिया, ठीक है? कोई एलिमेंट नहीं था, कोई कोलिजन नहीं आई, ठीक है? जो प्लेस हो रहा है उसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, जो पहले से मौजूद था उसको मैं हाइलाइट नहीं कर रहा। देन आता है 49। अब 49 भी आपको पता है कि रिमाइंडर देगा मुझे 9। तो इस केस में क्या होगा, मेरा हैश वैल्यू बनेगी 9। अब जब मैं 9 पे प्लेस करने जाऊँगा तो 9 पे ऑलरेडी एक डेटा मौजूद है, ठीक है? थर्ड आइटरेशन पे जाना है, थर्ड एलिमेंट। 89 पे ऑलरेडी डेटा मौजूद है, तो यहाँ पे आ गई है मेरे पास कोलिजन। 89 पे ऑलरेडी डेटा मौजूद है, तो यहाँ पे मैं 49 को प्लेस नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने हैश फंक्शन को रिकैलकुलेट करूँगा। कैसे रिकैलकुलेट होगा?
दोबारा से देख लेते हैं। मैं दोबारा से 49 के लिए कैलकुलेट करूँगा। पहले मैंने रखा भाई एच ऑफ एच ऑफ 49, ठीक है, और मॉड है मेरा 10। जी मैंने कैलकुलेट किया तो एच ऑफ के मेरे पास आ रहा है 49 का 9, ठीक है, प्लस मैंने इसमें किया 0 और फिर इसका ले लिया मैंने मॉड, फिर इसका मैंने इसमें ले लिया मॉड। ये आ गया मेरा मॉड 10 और इक्वल आ रहा है मेरे पास 9, ठीक है, और 9 पे आ रही है मेरे पास कोलिजन। पहला स्टेप ये हुआ, जब कोलिजन आ गई तो मैंने क्या चेंज किया, एफ ऑफ आई में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया सिंपली, यानी 0 की वजह से क्या प्लेस कर दिया 1, प्रोबिंग सीक्वेंस बढ़ा दी। तो अब ये नंबर बढ़ के क्या हो गया 10, और 10 mod 10 करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 0। यानी ये कह रहा है कि कोलिजन अगर आ गई है तो नेक्स्ट पॉसिबल अवेलेबल लोकेशन जो है वो आपके लिए हो सकती है वो है 0। और मैंने टेबल में चेक किया 0 एम्प्टी था तो मैंने 49 को कहाँ प्लेस कर दिया, 49 को फिर मैंने, अगर टेबल मुझे एम्प्टी मिला, वो सेल एम्प्टी मिला जो प्रोबिंग से मुझे मिला है, तो मैंने 49 को प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 89 पे कोलिजन आई, 89 पे कोलिजन आने के बाद मैंने 49 को प्लेस कर दिया नेक्स्ट प्रोबिंग सीक्वेंस में, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसके लिए काम करूंगा यानी 58 के लिए, तो इसका भी जो हैश निकलेगा वो निकलेगा 8। अब 8 पे जब मैं जाऊंगा तो 8 पे ऑलरेडी 18 मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगी कोलिजन। तो फिर मैं क्या करूंगा, वही बात, प्रोबिंग सीक्वेंस को इंक्रीज कर दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, स्टार्ट में 0 से करूंगा और जब जब कोलिजन आएगी तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। और मैक्सिमम आई की वैल्यू उतनी ही इंक्रीमेंट हो सकती है जितना आपका इंडेक्स नंबर है, यानी एरे का साइज -1, ठीक, ठीक हो गया। फिर अब 18 पे कोलिजन आई, मैंने प्रोबिंग सीक्वेंस लगाई, सीक्वेंशियली इंक्रीज हुई 18, तो लोकेशन बन गई 9, 9 पे भी ऑलरेडी 89 मौजूद है तो यहाँ पे फर्दर एक और कोलिजन हो गई, यानी 2 कोलिजन आ गई। तो फिर फर्दर मैंने प्रोबिंग सीक्वेंस लगाई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, हो गई 2, तो 8 + 2 = 10, 10 mod 10 is 0। तो फिर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे 49 वाली इंडेक्स बनी, इंडेक्स नंबर 0 पे फिर नंबर मौजूद है तो यहाँ पे फिर आ गई कोलिजन। फिर दोबारा से मैंने प्रोबिंग सीक्वेंस लगाई, फिर इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई 3। अब 8 + 3 किया 11, 11 mod 10 is 1। तो यहाँ पे फाइनली जाके जो मुझे फ्री सेल मिला 58 के लिए वो क्या बना 1, जबकि 58 ओरिजिनली इंसर्ट होना चाहता था इंडेक्स नंबर 8 पर, लेकिन वहाँ कोलिजन आई। फिर उसके बाद मैंने दूसरा नंबर ट्राई किया, वहाँ पे भी कोलिजन आई, तीसरा नंबर ट्राई किया, वहाँ पे भी कोलिजन आई। फिर फाइनली चौथी अटेम्प्ट में जाके 3 कोलिजन्स के बाद इससे एक जो है अवेलेबल स्पेस मिल गया, यानी इसमें टाइम जो है रिलेटिवली मेरा बढ़ गया डेटा को इंसर्ट करने का, ठीक है। और ये उससे ज़्यादा है जो मैं उम्मीद कर रहा था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि पहली ही इंसर्शन में या पहली बारी में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अभी हम इंसर्शन की बात करें, ये भी बताता चलूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हैशिंग के लिए आप सिर्फ सर्चिंग नहीं करते बल्कि इंसर्शन और डिलीशन पे आपको हैशिंग के ही तरीके से करनी पड़ती है। तो हम अभी इंसर्शन कर रहे हैं, फिर सर्चिंग पे आता हूँ और फिर डिलीशन पे आता हूँ। तो आपने ये देखा कि एरे के अंदर मेरे पास अगर कोलिजन आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आगे सारे सेल्स पे कोलिजन आ जाए अगर डेटा में मेरे एलिमेंट मौजूद हैं। जितने ज़्यादा डेटा में एलिमेंट मौजूद होंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये मसला आएगा और कोलिजन्स बढ़ेंगी, ठीक है। और ये कोलिजन आप देखें तो सीक्वेंस में आ रही हैं। फिर से अगर इसको देख लें, लास्ट जो हमारे पास है हैश 9, इसका आपको फिर पता लग रहा है 9 आ रहा है, 9 पे क्या है ऑलरेडी मौजूद मेरे पास 89, तो 89 पे मेरे पास कोलिजन आएगी जब मैं लास्ट में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 9, ठीक है। इसमें 18 पे तो नहीं आया लेकिन इसमें 89 पे आया, +1 किया तो ये 49 की लोकेशन पे आया, 49 पे भी कोलिजन आया, +1 किया तो 58 की लोकेशन पे आया, 58 पे भी कोलिजन आया, और फिर फाइनली जाके इसको जो एम्प्टी सेल मिला यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इसमें भी 3 कोलिजन आ रही हैं, इससे पहले वाले में भी 3 कोलिजन आ रही थी, और ये कोलिजन इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि मैं एक कहना चाहिए सीक्वेंस में फंस गया हूँ, और इस सीक्वेंस को कहा जाता है, समझ लें,
क्लस्टर में फंस गया। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है? रश, झुंड, ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर एक साथ लगा हुआ था। अब अगर मैं उस ढेर के अंदर फंस गया हूँ तो पूरे ढेर को गो थ्रू करना पड़ेगा, एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितना ढेर में, जाहिर सी बात है, एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जा रहे थे, रश में फंस गए। तो रश में आप फंस गए, रश को गो थ्रू करने के लिए आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, टाइम बढ़ जाएगा, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने। तो बिल्कुल वैसे ही है, एक तरीके की रश में फंस गया डेटा। अब वो पूरे रश में से एक एक करके सारे स्टेप से गुजरेगा तो फाइनली उसको डेस्टिनेशन मिलेगी जहाँ पे उसे इंसर्ट करना है। तो लीनियर प्रोबिंग ठीक है हमारे लिए, ये बात मेक श्योर कर रहा है कि एलिमेंट अगर कोलिजन आएगी भी तब भी इंसर्ट हो जाएगा। प्रोबिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे अगर कोलिजन आ गई तो क्या करना है। तो प्रोबिंग से क्या हुआ, ये मेक श्योर कर लिया हमने कि डेटा इंसर्ट होगा ही होगा। लेकिन मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे क्लस्टर्स बन जाते हैं जो कहलाते हैं प्राइमरी क्लस्टर्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपका डेटा हैश हो जाए, यानी हैश होकर इंडेक्स जो है किसी कोलिजन वाली लोकेशन पर आ जाए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, और क्योंकि आपकी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। और रीज़न वही है कि वो क्लस्टर में फंसेगा, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एग्जांपल से देखा कि लीनियर प्रोबिंग काम कैसे कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। हैशिंग का बेनिफिट ये है कि मैं इससे, जो आपको मैंने बताया था कि इसकी एप्लीकेशन ऐसे, एक मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, बात याद आ जाएगी आपको, लास्ट टाइम बताई गई थी कि अगर मैं जाता हूँ से अब एक किसी भी नादरा के ऑफिस सीएनआईसी के लिए, ठीक है, अगर आप खड़े होते हैं, आप उनको अपना सीएनआईसी बताते हैं, तो आपका डेटा रिट्रीव होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, से अगर मैं वही बात कहूँ कि लीनियर सर्च अप्लाई किया गया है, तो अगर आप रहते हैं से कराची में, आपका डेटा कराची में मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और आप अगर किसी और शहर पे जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है तभी ज़रूरत पड़ी आपको रिकॉर्ड को चेक करने की, वेरीफाई करने की, तो वो चेक करते हैं। और अगर सर्च क्राइटेरिया ऐसे लगा हुआ है कि पहले भाई पूरा उनका सिटी लेवल पे चेक होगा, एंड इट मेक सेंस ना कि आप जिसमें जा रहे हैं पहले वो उसी एरिया में चेक करें, फिर उसके बाद हायर अप होना शुरू करे चेन के अंदर, यानी बॉटम अप अप्रोच। पहले वो चेक करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, फिर उस पर्टिकुलर सिटी में, देन वो प्रोविंशियल लेवल पे आएगा, देन वो कंट्री लेवल पे आएगा। और अगर ये सर्चिंग लीनियर फैशन में हो रही है, यानी बिल्कुल इसी तरीके से, तो अब आप सोचें कि आपका रिकॉर्ड वेरीफाई होने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि कितना डेटा है हमारे पास, जितनी आबादी, जितनी पॉपुलेशन, जितने एनालिसिस, उतनी हमारे पास जो है डेटा है। तो इतने डेटा को अगर मैं लीनियर फैशन में सर्च करूँगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप तो वहाँ अपनी रिक्वेस्ट में ही खड़े रह जाएंगे और आपका रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं होगा। जबकि आपने देखा है ऐसा नहीं होता। ऐसा इसीलिए नहीं होता कि बैकग्राउंड में हैशिंग का मैकेनिज्म लगा हुआ है, ना कि लीनियर सर्चिंग। हैशिंग का टाइम रिलेटिवली बहुत बेहतर होता है किससे, नॉर्मल सर्चिंग टेक्निक से। ठीक है, सर्चिंग टेक्निक जिसमें हम एक एक करके एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, सारे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि रिकॉर्ड फाउंड और नॉट फाउंड। जबकि हैशिंग में ऐसा नहीं है, मुझे सारे रिकॉर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कह लें स्मार्ट सर्चिंग है। ठीक है, स्मार्ट का मतलब ये है कि कुछ स्मार्टली ये काम करता है, क्योंकि इसमें आपके सीएनआईसी में ही आपका इंडेक्स नंबर एक तरीके से पोशीदा होता है, और उस सीएनआईसी को वो हैश फंक्शन पे अप्लाई करता है, उस हैश फंक्शन से इंडेक्स नंबर आता है, वो इंडेक्स नंबर पे जाके डायरेक्टली सर्च कर लेता है रिकॉर्ड। और वहाँ पे हो सकता है एक दो कोलिजन है, लेकिन वही बात है, रिकॉर्ड आपका मिली सेकेंड्स, हद से सेकेंड्स में रिट्रीव हो जाता है। तो ये फायदा होता है हैशिंग से। ठीक है, बाइनरी सर्च की अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, बाइनरी सर्च जैसे कि बताया था, सिर्फ सॉर्टेड डेटा पर अप्लाई होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च सॉर्टेड डेटा पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसकी अपनी मैकेनिज्म है कि जब आपके पास डेटा सेट ऐसा हो कि सॉर्टेड हो और आपको थोड़ा सा बेहतर लीनियर से रिजल्ट चाहिए, बाइनरी सर्च इज इन बिटवीन हैशिंग एंड लीनियर सर्च। ठीक है, आपकी कोशिश वही होती है कि मैंने बताया था ना कि देयर इज नो सिंगल एल्गोरिथम दैट फिट्स ऑल सिचुएशन। ठीक है, लीनियर सर्च के अपने एडवांटेजेस हैं,
कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे मैं हैशिंग और बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ हमेशा फिर मैं लीनियर सर्च ही लगाऊंगा। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे मैंने अगर लीनियर सर्च लगा दी तो बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि हैशिंग या बाइनरी सर्च लगाऊँ। तो हैशिंग अगर पॉसिबल होता है तो हैशिंग लगा देता हूँ, बाइनरी सर्च पॉसिबल होता है तो बाइनरी सर्च लगा देता हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि सबसे वर्स्ट है लीनियर सर्च, फिर होता है बाइनरी सर्च और फिर होता है मेरे पास हैशिंग। तो मैं चाहूँगा ना कि सबसे बेहतर वाला सॉल्यूशन कंसीडर करूँ। बिग नोटेशन तो यही बता रही है, तो सबसे बेहतर सॉल्यूशन प्रेफ़र करना बेहतर है। तीनों मुझे सर्च करके देंगे, लेकिन सबसे जल्दी देगा हैशिंग, उसके बाद बाइनरी सर्च और उसके बाद लीनियर सर्च। लेकिन बाइनरी सर्च की कंडीशन ये है कि इसमें डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें, क्या मैं पूरे पाकिस्तान का डेटा सॉर्ट करके बैठा हूँगा सीएनआईसी की बेस पे, और अगर करता हूँ तो ये कितना टाइम लेगा? रोज़ाना नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं, तो डेटा दोबारा से सॉर्ट हो रहा है, तो ये सॉर्टिंग टाइम लेती है, समझ रहे हो? तो ये सब सॉर्टिंग जो है इतना टाइम लेगी कि सर्चिंग बेहतर करने के लिए मैं इतना सॉर्ट कर दूँ, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आइडियल अप्रोच बिगर डेटा सेट्स के लिए क्या होती है? हैशिंग होती है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी, तीनों का रिकैप भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे सारे स्टेप्स जो मैंने आपको वर्बली बताए, सारा सॉल्व करके नहीं बताया। आगे हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है? ये सारे स्टेप्स जो अभी मैंने आपको करके बताए, ये यहाँ पे गिवन है और फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको शो करना होगा। और इसमें ऐसे है कि फ़र्ज़ करें, ये पहला 89 का स्टेप जब मैंने इंसर्ट किया तो आपने ये सब किया। स्टेप 1 पूरा का पूरा किया और आपको पता है कोई कोलिजन नहीं आई, स्लॉट अवेलेबल मैंने लिखा हुआ है कमेंट में, तो आपने इसको प्लेस कर दिया उस इंडेक्स पे। और साइड में साथ-साथ आप वही ज़ाहिर-सी बात है एरे बना हुआ होगा और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर के दिखा रहे होंगे, जैसे अभी मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में दिखाया। ठीक है? तो आप 89 को इंडेक्स नंबर 9 पे इंसर्ट करके दिखा देंगे। इनिशियली आप एक खाली सा टेबल बनाएँगे और उसके अंदर एंट्रीज़ करना शुरू कर देंगे। फिर 18 भी मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया था। ठीक है? 49 पे कोलिजन आई थी, लेकिन एक ही कोलिजन आई थी, तो देखिए एक मरतबा मैंने कहा कि कोलिजन है, स्लॉट अनअवेलेबल, तो इंक्रीमेंट आई एंड रिकैलकुलेट, सिंपल सी बात है। तो आई को मैंने इंक्रीमेंट किया और रिकैलकुलेट कर दिया। और स्टेप 4 में आपने देखा था कि अच्छी खासी कोलिजन आई थी, तो स्टेप 4 में अच्छी खासी कोलिजन है। स्टेप 5 मैंने यहाँ पे नहीं किया है। स्टेप 5 बिल्कुल स्टेप 4 की तरह था, ठीक है? तो आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिएगा कि स्टेप 5 में क्या हुआ, कैसे कोलिजन हुई। तो स्टेप 4 और स्टेप 5 तकरीबन सेम ही है। अब देखने वाली बात क्या है, देखिए हर जगह आपने एफ ऑफ 0 कंसीडर किया, यहाँ पे 0 आ रहा है। एफ ऑफ 0 कंसीडर किया, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स जब आप एफ ऑफ 0 करते हैं तो यही नंबर जो ये वाला नंबर है, यही मूव होके आपका प्रमोट होके एक्चुअल रिजल्ट बन जाता है। ठीक है? यहाँ पे भी देख लें प्रमोट हुआ 9 था, तो 9 ही मेरा रिजल्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे किया एफ ऑफ 0 से, तो यहाँ पे आ गई कोलिजन। कोलिजन आ गई तो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू। इंक्रीमेंट की तो मैंने अब एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया। एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 1 आ गया। और इस वजह से आप देखें कि अब ये वैल्यू जो पहले मेरी यही आ रही थी, यहाँ पे अब चेंज हो गई। 9 था तो अब यहाँ पे एक ज़्यादा आ गया। कोलिजन रिज़ॉल्व हो गई तो मैंने उसे कंसिडर कर लिया। नहीं होती तो मैं मज़ीद आगे बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, पहले मैंने एफ ऑफ 0 पे ट्राई किया, कोलिजन आई, फिर मैंने एफ ऑफ 1 पे ट्राई किया, फिर कोलिजन आई। मैंने एफ ऑफ 2 पे ट्राई किया, फिर कोलिजन आई। फाइनली एफ ऑफ 3 पे जाके मेरा मसला रिज़ॉल्व हो गया। तो एफ ऑफ 3 पे जो नंबर बना वो ये बना। अब आप देखें इसमें कितना फ़र्क है, ये 1 है और ये 8 है। ठीक है? तो इसका मतलब ये 8+3 होने के बाद जाके मेरा मसला सॉल्व हुआ है। ठीक है? तो स्टेप 5 बिल्कुल इसी तरह होगा, आप उम्मीद करता हूँ उसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, लीनियर प्रोबिंग में बात वही है कि कह रहे हैं कि इफ़ द टेबल इज़ लार्ज इनफ तो फ्री सेल हमेशा अवेलेबल होंगे, और फ्री सेल अवेलेबल होंगे तो चांसेस है कि कोलिजन मेरी कम हो जाए। ठीक है? ऑन एवरेज वी वुड एक्सपेक्ट टू हैव टू सर्च हाफ द टेबल टू फाइंड फ्री स्लॉट। ऑन एवरेज जो है हमें हाफ टेबल को सर्च करना पड़ता है। ठीक है? और जो कि ज़्यादा हो गया है उस एजम्पशन से जो मैं कह रहा था कि कांस्टेंट या एक ही एक्सिस में डेटा को एक्सेस कर दूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि वही बात है, टेबल को अगर आप ज़्यादा रखें, टेबल का साइज़ ज़्यादा रखें,
तो चांसेस हैं कि उसमें हम ऑलवेज जब भी आप डेटा इंसर्ट करने जाएंगे तो वो रिलेटिवली एम्प्टी होगा। रिलेटिवली एम्प्टी का मतलब ये है कि ज़्यादातर स्लॉट उसमें खाली अवेलेबल होंगे, और ज़्यादातर स्लॉट खाली अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कोलिजन कम आए, क्योंकि एक मरतबा कोलिजन होगी तो दूसरी मरतबा जाके मुझे खाली स्पेस मिल जाएगा। तो यही है तरीक़ेकार कि हम टाइम को इम्प्रूव करने के लिए स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यानी टेबल साइज़ को मैं अगर डबल रखता हूँ तो मेरे पास चांसेस हैं कि कोलिजन कम से कम आ जाए। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम भी सेम तरीका फ़ॉलो करता है। और सर्चिंग में क्या है कि एक तरीका ये है कि डेटा मिल जाता है तो ठीक है, आप इंडेक्स रिटर्न कर दें, और अगर नहीं मिलता है तो आप नॉट फाउंड कह देते हैं। और नॉट फाउंड का क्राइटेरिया ये है कि आप सर्च करते-करते किसी एम्प्टी सेल पर पहुँच जाएँ। ठीक है, तो अगर एम्प्टी सेल आ जाता है तो आप कहते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। यहाँ पे एग्जांपल है, मैं ट्राई करके बता दूँ। 58 और 19 की सर्च है। तो 58 की सर्च करके हम देख लेते हैं। से मैं 58 को सर्च करना चाह रहा हूँ, मुझे जो डेटा सर्च करना है वो है 58। 58 को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने टेबल में वही बात, ये पूरा फार्मूला यही अप्लाई करूँगा। और ये अप्लाई करने से क्या होगा, ये पूरा फार्मूला अप्लाई करूँगा और इस फार्मूले को जब सॉल्व करूँगा तो 58 की जो इंडेक्स निकल के आएगी वो आएगी 8। यानी बिल्कुल यही तरीक़ेकार होगा। ठीक है, वही सेम फार्मूला जो उस इंसर्शन में यूज़ हुआ वही सर्चिंग में। तो 58 के लिए मैं जब इंडेक्स नंबर 8 पे पहुँचूँगा और मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ लास्ट वाले में जो फ़ील्ड है, तो 18 पे पहुँचूँगा, पता चलेगा ये 58 के इक्विवेलेंट तो नहीं है, तो ये हो गई कोलिजन। तो प्रोबिंग सीक्वेंस क्या करेगी, एक इंक्रीमेंट कर देगी और अगले में चेक करेगी क्या ये 58 है, तो ये भी 58 नहीं है, तो ये भी हो गई कोलिजन। फिर वो मज़ीद इंक्रीमेंट करेगी और चेक करेगी क्या ये 58 है, नहीं ये 58 भी नहीं है, तो ये भी हो गई कोलिजन। फिर वो चेक करेगी क्या ये 58 है, येस इट इज़ 58। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी सर्च क्विट हो जाएगी और मैं कहूँगा रिकॉर्ड फाउंड एट इंडेक्स नंबर 1, यानी 58 इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद है। ठीक है, फिर यही काम अगर से मैं एक और डेटा सेट पे करना चाहूँ, से मैं कर लेता हूँ 19 पे, एक एलिमेंट वो जो नॉट फाउंड हो। तो 19 के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको पता है कि मेरे पास जो इंडेक्स नंबर आएगी वो आएगी 9। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 9 से मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या ये 19 के बराबर है? नहीं, ये 19 के बराबर नहीं है, तो ये आगे कोलिजन। मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फिर आगे बढ़ूँगा तो 49 पे आएगा। क्या 49 इक्वल्स टू 19? नहीं, ये भी नहीं है, कोलिजन आ गई। मैं मज़ीद आगे बढ़ जाऊँगा। क्या 58 इक्वल्स टू 19? नो, ये भी नहीं है, तो मैं मज़ीद आगे बढ़ जाऊँगा। और क्या 9 इक्वल्स टू 19? नो, ये भी नहीं है, तो मैं मज़ीद आगे बढ़ जाऊँगा। और मज़ीद आगे बढ़ता हूँ तो फाइनली मेरे पास एक एम्प्टी सेल आ जाता है। तो एम्प्टी सेल जैसे ही आता है तो मैं कह देता हूँ कि डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि मुझे पता है कि लीनियर सर्च में सारे एलिमेंट इन अ सीक्वेंस होते हैं। और अगर मैंने क्लस्टर क्रॉस भी कर लिया और क्लस्टर क्रॉस करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो रिजल्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो इसी क्लस्टर का पार्ट होता, बीच में या एंड में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें नॉट फाउंड कहने के लिए मैंने कितना डेटा एलिमेंट को सर्च किया, सिर्फ 4 को सर्च किया, जबकि टेबल का साइज है 10। तो हैशिंग में मुझे पूरा का पूरा टेबल सर्च नहीं करना पड़ा ये कहने के लिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड। जबकि लीनियर सर्च में मैं पूरा एरे सर्च करता था फ्रॉम जीरो टू लास्ट लोकेशन और फिर ही कह पाता था कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आपने देखा नॉट फाउंड यानी नॉट, एक तरीके से इसमें रिलेटिविटी से ये फायदा हुआ कि फाउंड को तो टाइम ले रहा है, लेकिन नॉट फाउंड को जो है ये जल्दी कंक्लूड कर देता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर, ये पूरा डेटा सेट चेक किए बगैर ही बता देता है कि डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अच्छा, मार्क्स का सवाल ये है कि सर अगर एरे कंप्लीटली फिल हो और डेटा भी एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर क्या होगा? उस केस में मार्क्स यही है कि आपका मैंने जैसे कि बताया ना कि लीनियर सर्च की अजम्पशन है, टेबल को कंप्लीटली कभी भी फिल नहीं करना। एट एनी पॉइंट आपको कोशिश ये करनी है कि टेबल में फ्री स्लॉट्स अवेलेबल हों। ठीक है, अगर फ्री स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो सर्चिंग तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगी, वो तो प्लस वन करके आगे ही बढ़ता रहेगा। तो इसमें मेक श्योर ये करना होता है कि वही वाली बात है कि एटलीस्ट एक सेल तो खाली हो जो आपका ब्रेक
लगाए, वरना आप एक क्लस्टर में फंसेंगे और इन्फिनिटी तक उसी क्लस्टर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप वर्स्ट केस पे भी जाते हैं तो एरे में एटलीस्ट एक सेल हमेशा खाली होना चाहिए। ठीक है, एक सेल हमेशा खाली होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर मैंने उसे भी फिल कर दिया तो सर्चिंग तो फिर इन्फिनिट लूप में ही फंस जाएगी, सर्चिंग को कभी भी एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलेगा, तो सर्चिंग कभी भी एंड नहीं होगी। ठीक है, तो समझ लो इट इज़ अ स्पेशल सिनेरियो, और इस केस में मुझे जो है ध्यान रखना है, वैसे तो हाँ, डीएमए में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और वही बात है ना कि रन टाइम पे जो साइज़ को मॉडिफ़ाई करना है वो पॉसिबल है ही डीएमए से। यानी जो-जो आप डेटा एलिमेंट ऐड करते जाएँ तो आपको वो लोड फैक्टर जो मेंटेन करना है उसे मेंटेन रखने के लिए क्या है, आप रिलोकेशन कर दें। साइज़ इनिशियली 10 था, अब लोड फैक्टर मेंटेन करने के लिए डेटा बढ़ गया है तो आप उसको 12 कर दें, फिर 14 कर दें, कुछ भी किया जा सकता है। डीएमए से करना ये काम ज़्यादा आसान है, एरे से करना है तो आपको हार्ड कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों को डीएमएस इसलिए नहीं कराई क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूमिंग लेगी और वो टॉपिक ओवरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम फिलहाल एरे से ही करेंगे। ठीक है, तो सर्चिंग हो गई। सर्चिंग के बाद हमारे पास आ जाती है डिलीशन। तो डिलीशन को पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी करके देखेंगे। डिलीशन के बारे में कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिलीशन कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च में होता था आप डिलीट कर देते थे, जैसे लीनियर सर्च में होता था आप डिलीट कर देते, ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एक दूसरे के साथ एसोसिएशन। Thus, if we remove 89 from the hash table, virtually all remaining search या find operation would fail। कहने अगर बीच में से 89 निकाल दिया तो उसके बाद अगर मैंने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो फेल में आएगा क्योंकि 89 वाला स्लॉट एम्प्टी हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को कैटर कैसे करते हैं कि हम लेज़ी डिलीशन करते हैं और एलिमेंट को एक्चुअली डिलीट करने के बजाय उसे मार्क एस डिलीटेड कर देते हैं। ठीक है, मार्क एस डिलीटेड का मुराद क्या है, ये भी मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ बात। से 58 यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, 58 मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ और मैंने 58 को ऐसे डिलीट कर दिया, तो ये स्लॉट अब मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, 58 डिलीटेड है। अब अगर मैं सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि मुझे 9 को सर्च करना है, ठीक है, और तो होगा क्या, डेटा मेरा सर्च करना स्टार्ट करेगा, 9 हैश होगा, इस वाली इंडेक्स पे कोलिजन आ जाएगी, फिर इस वाली इंडेक्स को चेक करेगा, फिर कोलिजन आ जाएगी, फिर इस वाली इंडेक्स को चेक करेगा और सेल एम्प्टी मिल जाएगा, और सेल एम्प्टी मिल जाएगा तो वो कह देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, जबकि आप देख रहे हैं कि 9 डेटा के अंदर मौजूद है, लेकिन इस एम्प्टी स्लॉट की वजह से आगे सर्चिंग प्रोसीड नहीं हुई और यहाँ पे कंक्लूजन ड्राइव हो गया कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो डिलीशन के बाद सर्च ऑपरेशन सही काम नहीं करते, तो इस वजह से मैं इस पर डिलीशन जो है वो परफॉर्म कौन सी करता हूँ, इस पे जो डिलीशन परफॉर्म की जाती है वो परफॉर्म की जाती है मेरे पास कहलाती है लेज़ी डिलीशन। और लेज़ी डिलीशन में क्या है कि मैं एक्चुअली एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऑफ डेटा मेंटेन कर लेता हूँ, वो ये बताता है कि मेरा कौन कौन सा डेटा वैलिड है, ये डेटा वैलिड है, ये डेटा भी वैलिड है, ये डेटा भी वैलिड है, ये डेटा भी वैलिड है। और जो डेटा डिलीट होता है उसके लिए मैं टिक की बजाय कर देता हूँ क्रॉस। ठीक है, डेटा के अंदर टिक क्रॉस कैसे करूँगा, ट्रू फॉल्स कर दूंगा, 0 1 कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा फील्ड यानी टेबल के अंदर 2 कॉलम आ जाएंगे और दूसरे कॉलम में मैं उसका स्टेटस मेंटेन कर रहा हूँ। और अब अगर मैं 9 को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 9 को सर्च करूँगा तो वो चेक करेगा 89 से कोलिजन आ जाएगी, वो चेक करेगा 49 से कोलिजन आ जाएगी, वो चेक करेगा 58 से भी क्योंकि 58 डेटा में से कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, कोलिजन आ जाएगी, और फिर फाइनली उसे जाके 9 यहाँ पर मिल जाएगा, फाइनली उसे 9 यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेरा सर्च के रिजल्ट्स ख़राब नहीं होते, सर्च के ऑपरेशन आगे जितने भी परफॉर्म होंगे वो सही रिजल्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक और स्पेशल एग्जांपल बनती है, से मैंने सर्च एलिमेंट जो सर्च करना चाह रहा हूँ वो कर लिया है, जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट है 58 ही ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा, तो 58 के केस में क्या होगा, जब मैं हैश करूँगा तो हैश मेरी जाके होगी यहाँ पर, कोलिजन आ जाएगी, आगे बढ़ जाऊँगा, 89 पे कोलिजन आ जाएगी, आगे बढ़ जाऊँगा, 49 पे कोलिजन आ जाएगी, आगे बढ़ जाऊँगा, 58 डेटा मैच हो गया। तो इस सूरत में मैं इसको फाउंड नहीं कहूँगा, मैं फाउंड कहने से पहले एक और एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करूँगा
कि 58 की स्टेट क्या है। 58 की स्टेट अगर टिक है यानी वैलिड होगी तो मैं कहूँगा 58 फाउंड, वरना मैं फिर क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा और उसे कहूँगा ये फाउंड में नहीं है, जस्ट ये एलिमेंट तो डेटा का पार्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि सर्चिंग खराब ना हो। तो मैं कहूँगा अभी भी नॉट फाउंड, आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि इसका स्टेटस क्या है, डिलीटेड। ये ऑलरेडी डिलीटेड एलिमेंट है तो इस सर्च के रिजल्ट्स में शो नहीं होगा। तो 9 पे जाऊँगा तो फिर वही बात है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फिर फाइनली एम्प्टी सेल पे पहुँच के ये कंक्लूड कर लूँगा कि 58 जो है डेटा सेट के अंदर मौजूद नहीं है। रखा हुआ ज़रूर है लेकिन उसको मार्क कर दिया डिलीटेड, तो वो सर्च रिजल्ट में कभी भी सक्सेस के केस में जो है अपीयर नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीज़ कहलाती है लेज़ी डिलीशन। इसको मज़ीद हम देखेंगे जब हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक? तो ये हो गया हैशिंग, सर्चिंग और डिलीशन। और उसके बाद ये नीचे बताया हुआ वही क्लस्टरिंग प्रॉब्लम जो भी आपको बताया कि बहुत सारे एलिमेंट एक साथ जमा हो जाते हैं तो क्लस्टर बन जाता है, और क्लस्टर के अंदर अगर आपका कोई एलिमेंट इंडेक्स हो जाए तो फिर आपका जो है उसमें काफ़ी टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ने का मतलब है परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपका प्राइमरी क्लस्टरिंग की वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, और तब जब आपका एलिमेंट उसके अंदर हैश कर जाता है। तो लीनियर प्रोबिंग बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, वो कहलाती है प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो इसको हम देखते हैं रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए जब लीनियर प्रोबिंग में ये प्रॉब्लम आई तो हमने इस क्लस्टर को ब्रेक करने के लिए सेकंड टेक्निक बनाई जिसका नाम था क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में सिंपली क्या किया गया कि आपकी जहाँ पे प्रोबिंग सीक्वेंस में लीनियर इक्वेशन यूज़ होती थी, यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो जाएगी, यानी पूरा स्टेप सेम है, चेंजेस सिर्फ क्या आएंगे, चेंजेस ये आएंगे कि मैं यहाँ पे एफ ऑफ आई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से क्या होगा कि मेरी जब भी कोलिजन आएगी तो सिंपली मैं आई को प्लस नहीं करूँगा बल्कि आई स्क्वायर को प्लस करूँ। इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली गई है सिंपलेस्ट आई स्क्वायर ली गई है। फिर कह रहा हूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, से 5 आई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रखने के लिए सिर्फ आई स्क्वायर। इसको ट्राई कर लेते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया 89 के लिए तो 9 आया, कोई कोलिजन नहीं थी, मैंने प्लेस कर दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ज़ाहिर सी बात है आई स्क्वायर में 0 रखूँगा तो 0 ही आ रहा है, तो ये रिज़ल्ट वही आ रहे हैं। ये 8 आया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर जब 49 का केस आया, ठीक है, 49 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, रिज़ल्ट 9 आया दोबारा से। 49 का केस क्या आ गया मेरे पास, 9 आया। अब मसला क्या है, मैं 49 को यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, मैंने 0 को वैल्यू इंक्रीमेंट करी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई मेरे पास, वो वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, यहाँ पर आई मेरे पास कोलिजन, और मैंने +1 किया, 1 का स्क्वायर किया 1 ही रहा, तो उसकी प्लेस बनी 49, तो यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो गया। फिर जब मैंने 58 को सॉल्व किया तो 58 की जो इंडेक्स बनी वो बनी 18। यहाँ पर आई कोलिजन, मैंने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, स्क्वायर किया तो यही बनी प्लेस, यहाँ पर भी आई कोलिजन। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे आ गई है कोलिजन। फिर मैंने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कर दी 2, अब 2 का स्क्वायर किया 4, तो 4 का मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ से 4 ऐड करूँगा किसके अंदर, अपने नंबर के अंदर, यानी 8 + 4 इज़ 12, और 12 को मैं मॉड 10 करूँगा तो वो आएगा 2। तो फिर ये जाके कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अच्छा, तो ये मैं किसका बता रहा हूँ, इस वाले का बता रहा हूँ, 58 का बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0 पे भी कोलिजन देगा, 1 पे भी कोलिजन देगा, लेकिन थर्ड टाइम ये डायरेक्टली जंप करके यहाँ आ जाएगा 49 पे, ये कोलिजन नहीं देगा। ठीक है, कीप इन माइंड ये 49 पे कोलिजन नहीं देगा। 0 के केस में कोलिजन दी, 1 के केस में कोलिजन दी, लेकिन जब मैंने 2 प्लेस किया तो 4 हो गया, तो 4 से मैं डायरेक्टली इस इंडेक्स पे पहुंच गया। 49 वाली को मैंने चेक भी नहीं किया, और देखें कोलिजन कम हो गई। लीनियर में यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा आई थी, और क्लस्टर भी बन रहा था। यहाँ पे क्लस्टर नहीं बना क्योंकि बीच में गैप आया हुआ है, तो मेरा डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेबल के अंदर, सॉर्ट ऑफ, और मतलब एक क्लस्टर नहीं बन रहा, रश नहीं लग रहा है एक जगह, बीच में गैप्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी मैं इधर डेटा इंसर्ट कर दूंगा और कोलिजन नहीं होगी। फिर इसी तरह जब 9 को किया तो 9 के साथ भी वही इशू आया। 9 जब मैंने यहाँ प्लेस करने की कोशिश की, कोलिजन, मैंने एक इंक्रीमेंट किया, 1 करा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 49 पे कोलिजन। फिर मैंने
1 को 2 किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 + 4 इज़ 13 और 13 को जब मैंने मॉड किया तो डायरेक्टली यहाँ आ गया 58 पे कोलाइड नहीं हुआ, यानी कोलिजन लीनियर प्रोबिंग से कम हो गई। 2 कोलिजन के बाद मैंने 9 को प्लेस कर लिया, जबकि लीनियर प्रोबिंग में 3 कोलिजन के बाद प्लेस हो रहा था 9। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस आई के फैक्टर जो है अब लीनियरली बढ़ने के बजाय क्वाड्रेटिक फैशन में स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो वो रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें। मैं इसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कि चेंज कहाँ पे आएगा। चेंज इसका आएगा यहाँ पर कि अच्छा, जब मैं सॉल्व करता हूँ देखें एफ कोलिजन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसमें ये दूसरे के लिए हो गया, कोलिजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरे में कोलिजन हुई, लेकिन इसमें चूंकि 1 का स्क्वायर हो रहा है तो आपको फर्क नहीं दिखाई देगा। इसको देखें फोर्थ वाले को। अब देखें 5 की कैलकुलेशन भी नीचे है क्योंकि जगह बच रही थी तो मैंने कर दी। अच्छा, अब इसमें आप देखने वाली बात क्या है कि देखें यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 ही रहा, कोई मसला नहीं हुआ, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसमें 0 था तो यहाँ पे भी 0 रहा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 0 पे आई कोलिजन तो फिर मैंने इंक्रीमेंट करा और इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया और 1 का स्क्वायर करूँ तो वो 1 ही होता है, तो वो 1 ही रहा और फाइनली स्लॉट में। यहाँ देखें 0 पे कोलिजन आई तो मैंने इंक्रीमेंट किया तो फिर मैंने 1 कर दिया, 1 पे मेरा रिजल्ट सॉल्व होके स्क्वायर किया तो 1 ही आया। फिर कोलिजन आई तो फिर से मैंने इंक्रीमेंट किया और अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, लेकिन 2 का रिजल्ट देखें अब क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला था वो आई स्क्वायर था। तो 4 पे जब मैंने सॉल्व किया तो 2 आया और यहाँ पे कोलिजन नहीं थी तो मैंने इंसर्ट कर दिया। और फिफ्थ में भी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 का सॉल्व किया हुआ है, 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे नहीं दिखाए, वो आप खुद ही कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही 0 और 1 पे कोलिजन आएगी और फिर फाइनली मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स नहीं लिखे, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 हुआ है वैसे ही 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी वैसे ही होगा, आप साइड पे टेबल बनाएंगे, एक ही दफ़ा बनाएंगे, 5 दफ़ा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसमें एक एक करके डेटा को इंसर्ट करके दिखाते जाएंगे। कैलकुलेशन जब जब होती जाएगी, जो जो इंडेक्स आती जाएगी आप उसमें प्लेस करते जाएंगे। सही हो गया जी। तो आगे बढ़ता हूँ, पेज जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा फास्ट रखूँगा। ये एरे का साइज़ है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एरे का साइज़ है इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रैप अराउंड करना है। एरे की इंडेक्स कभी भी 10 से ज़्यादा आएगी तो मैं कहाँ प्लेस करूँगा एलिमेंट? 10 से ज़्यादा तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, यानी 9 से ज़्यादा कोई नहीं है इंडेक्स। तो इसलिए मैं उसका मॉड 10 कर देता हूँ ताकि वो रैप अराउंड होके जो भी रिज़ल्ट जनरेट करेगा वो ज़ाहिर-सी 10 से रिमाइंडर लूँगा तो वो 10 से छोटा ही आएगा और वो विथिन रेंज ऑफ 0 टू 9 ही आएगा। हमेशा 10 से नहीं लेना, ये आपके टेबल का साइज़ है। इस केस में आपके टेबल का साइज़ है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कह रहे हैं कि क्या ये गारंटी देता है इन 2 बातों की। पहली गारंटी तो कह रहे हैं कि अगर आप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करें, अब चूँकि इसमें जंप्स हैं, जंप्स का मतलब है मैं जंप करके कभी यहाँ प्लेस करता हूँ, कभी वहाँ प्लेस करता हूँ, कभी कहीं और प्लेस करता हूँ। तो इसमें चांसेस हैं कि मैं एक ही साइकिल के अंदर एक सेल को 2 मर्तबा विज़िट कर लूँ। तो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इस बात की गारंटी देता है कि ऑलरेडी ट्राइड सेल दोबारा से एक्सेस नहीं होगा सेम साइकिल के अंदर। दूसरा क्या कहता है, ये इस बात की गारंटी देता है कि एक्स को अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो एक्स इंसर्ट हो ही जाए। लीनियर प्रूविंग इन दोनों बातों की गारंटी देता था कि एक्स इंसर्ट होता ही होता था। ठीक है, तो इसका जवाब कह रहे हैं ये है कि अगर आप लोड फैक्टर 0.5 रखें, 0.5 का मतलब ये है कि आधा टेबल खाली हो। ठीक है, 0.5 का सिंपल मतलब ये है, लोड फैक्टर 0.5 का मतलब आधा टेबल खाली हो, यानी जितने एलिमेंट आप उसमें इंसर्ट करें और जितना टेबल का साइज है उसमें रेशियो ये वाला हो 0.5 का, मतलब ये है कि 5 एलिमेंट है तो टेबल साइज 10 होना चाहिए, 10 एलिमेंट है तो टेबल साइज 20 होना चाहिए। अगर आप ये लोड फैक्टर मेंटेन रखें तो कह रहे हैं इस बात की गारंटी है कि सेल ट्वाइस विजिट नहीं होगा और उससे पहले ही इंसर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गारंटी है कि एक्स इंसर्ट होगा ही होगा। लेकिन हाउएवर कह रहे हैं आपको इसमें जो है टेबल साइज़ का जो है वो एक प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। टेबल साइज़ एज़ अ प्राइम नंबर, यानी 10 नहीं रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 20 नहीं रखना पड़ेगा, उससे लार्जेस्ट प्राइम नंबर 19 रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं लोड फैक्टर 0.5 रखें और टेबल का साइज़ हमेशा प्राइम नंबर में लें।
ठीक है, ना कि 10 का मल्टीपल ले लें आसानी के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, प्राइम नंबर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी गारंटी है कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग ये दोनों मसले नहीं आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की इक्वेशन देखी जाए तो कह रहे हैं क्या ये इक्वेशन थोड़ी मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं ये इक्वेशन कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि ये इसमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन्वॉल्व है जो कि स्क्वायर है और प्लस मॉड भी इन्वॉल्व है। तो कह रहे हैं इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना कहीं इम्प्रैक्टिकल ना हो जाए, यानी मैं टाइम तो बनाना चाह रहा हूँ हैशिंग का, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाए हैश फंक्शन से इंडेक्स जनरेट होने में। ठीक है, यानी एक्चुअल प्रोसेस से पहले जो काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए और फिर मैं टाइम बचा भी लूँगा, तो क्या है कम्युलेटिव टाइम तो मेरा बढ़ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीराइट किया और रीराइट करने के लिए क्या किया है, एच ऑफ आई का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इन्होंने एच ऑफ आई माइनस वन का निकाला और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म आ गई और ये फॉर्म रिलेटिवली ईजियर टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, कंप्यूटर को इस वाली फॉर्म को इजीली इम्प्लीमेंट कर लेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर का फैक्टर नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टर है। और मल्टीप्लिकेशन बाय 2 काफ़ी आसान ऑपरेशन है, सिंपली मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ अगर डेटा को, तो डेटा मेरा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। एग्जांपल दे देता हूँ एक यहाँ पे, कैसे अगर मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, बाकी डिटेल आप लोग इसकी डिजिटल लॉजिक के कोर्स में पढ़ेंगे कि ये इक्विवेलेंट किस तरीके से माइनस किस तरीके से 5 के है। ठीक है, अगर ये 5 है, इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ, यानी इसको डेटा कर देता हूँ 1 0 1 और यहाँ से सिर्फ 0 पैड कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट जो है अब इक्विवेलेंट हो जाता है डेसिमल के 10 के। मैं मज़ीद अगर लेफ्ट शिफ्ट करूँगा तो ये डेटा बढ़ के 20 हो जाएगा, मज़ीद लेफ्ट शिफ्ट करूँगा तो ये डेटा बढ़ के 40 हो जाएगा, यानी डबल होता है। और इसी तरह सिमिलरली राइट शिफ्ट पे डिवाइड बाय 2 का ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। तो ये जो 2 की मल्टीप्लिकेशन है, ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए मुझे सिर्फ शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन हेंस आसान है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम जब करें, वैसे तो हम ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस के व्यू पॉइंट से बेहतर है कि मैं नीचे वाली इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी एक प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है हमारे पास सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, बाकी बिल्कुल वैसी ही सर्चिंग होगी, वैसे ही इसकी भी डिलीशन होगी, लेजी डिलीशन, और सर्चिंग भी बिल्कुल वैसी। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या है, ये जो मसला आपको बताया कि एक मरतबा अगर मेरे सेल ने कहीं जंप किया, तो जब भी मैं उसमें आई का फैक्टर बढ़ाऊंगा तो वो उसी सेल पे जंप करेगा जहाँ पे वो प्रीवियसली जंप कर चुका। तो इससे होगा क्या कि मेरे बीच में हालांकि गैप्स हैं, लेकिन जंपिंग जो सेल अल्टरनेटिव सेल के दरमियान हो रही है वो सेम सेल्स होंगे, तो हमेशा वो भी कोलिजन में ऐड होंगे, और ये कोलिजन में ऐड होंगे तो डेफिनेटली टाइम बढ़ाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है वो कहलाती है डबल हैशिंग। एज द नेम इम्प्लाइज, डबल हैशिंग में मैं 2 हैश फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक है, सेकंड हैश फंक्शन को क्या है, कह रहे हैं द सेकंड हैश फंक्शन मस्ट बी केयरफुली चूजन, एग्जाम्पल इट शुड नेवर एवेल्युएट टू ट्रू, यानी जाहिर सी बात है अगर वो जीरो ही आ गया तो फिर उसका फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको ऐसा सेकंड हैश फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, और ये फंक्शन बिल्कुल वही है जो भी हमने देखा, लेकिन इसमें अगर आप देखा जाए तो एफ ऑफ आई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एफ ऑफ आई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और एफ ऑफ आई में क्या है, आई मल्टीप्लाई बाय हैश फंक्शन 2। एक हैश फंक्शन तो मैंने यहाँ लगाया होता है, ठीक है, एक हैश फंक्शन 2 अब एफ ऑफ आई के अंदर भी आ गया है, और आई एलोंग्स टू एम। ठीक है, आई की वैल्यू जो है एम तक जाएगी, और एम अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया क्या होना चाहिए, नीचे भी लिखा हुआ है। एम वैसे प्राइम नंबर ले लें तो अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि हैश फंक्शन 2 जो है अगर आप ये लेते हैं तो आपका एल्गोरिथम रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है, सॉर्ट ऑफ रैंडम एनालिसिस करता है, यानी रैंडमली डेटा को प्लेस करता है, और रैंडम प्लेस करने का मतलब है क्लस्टरिंग ब्रेक हो जाएगी। और ये फैक्टर क्या है, आर माइनस के मॉड आर। ठीक है, ये रिसर्च में से एक जगह से मैंने लिखा है, और हैशिंग कहने का जैसे कि पहले भी बताया कि एक बहुत डीप टॉपिक है, वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस हियर। तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा ये कैसे है, तो मैंने एक रिसर्च से ही देखा कि ये फैक्टर जो है अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको भी बता रहा हूँ कि इसको यूज़ करेंगे हम भी, यानी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको यूज़ करके रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आर इज़ अ प्राइम नंबर स्मॉलर देन एम।
ठीक है। आर वही वाली बात बता रहे हैं कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। एम अगर 10 है तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7 है, एम अगर 15 है तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर 13 है, एम अगर 25 है तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर 23 है। तो ये बात याद रखिएगा, उस रेंज के अंदर लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और जनरली वर्क्स वेल, ये वाला जो फंक्शन है अच्छा परफॉर्म करता है। तो के की वैल्यू आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूले को अगर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो सेकेंडरी क्लस्टरिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकली बात यह है कि इससे रैंडम प्लेसमेंट होती है, रैंडम लोकेशंस बनती हैं। तो वो बात ख़त्म कि इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी क्लस्टर आएगा। और यही हमारा आज के लेक्चर का निचोड़ है कि लीनियर हमने किया, लीनियर में प्राइमरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम था, हमने इम्प्रूव किया, सेकेंडरी किया, सॉरी क्वाड्रेटिक किया, क्वाड्रेटिक में सेकेंडरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम था। तो फिर हमने फिर डबल हैश का फंक्शन अप्लाई किया और उससे सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी ब्रेक कर दी, और इवेंचुअली अपने प्रूविंग सीक्वेंस को इतना रिफाइंड कर लिया कि मैं उससे अच्छा सर्चिंग एल्गोरिथम जनरेट कर सकूं। ठीक है, तो ये था हमारे पास हैशिंग से थेरेटिकल पार्ट। और हैशिंग से रिलेटेड आपके पास एक चीज़ और है, और ये है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है, ठीक है। इसमें आपने इम्प्लीमेंट करने हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और तीनों प्रूविंग सीक्वेंसेस, ठीक है। और कोड इसका लिखना है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, इसका बेटर आइडिया आपको हो जाएगा वंस आप हैशिंग की लैब कर लेंगे। तो उस लैब में जिस तरह का आप काम करेंगे उसी में कुछ मॉडिफिकेशन है या कुछ एनहांसमेंट्स हैं जो आपको इस कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में करनी है। तो बिल्कुल मेड फ्रॉम स्क्रैच, ग्राउंड ज़ीरो से नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ चीज़ें होंगी मैं कराऊँगा, बाकी कुछ चीज़ें जो हैं आपको आगे एनहांस करके अपना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सबमिट कराना होगा। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। टाइम इसमें अच्छा खासा है, मैंने मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते से ज़्यादा ही टाइम दिया है। तो ये इम्प्लीमेंट आपने करना है, और इसमें ये कुछ कंडीशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसको ज़हन में रखते हुए इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो लेक्चर से रिलेटेड इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और शैल आई कंक्लूड द लेक्चर अगर आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है तो। चलिए, तो एज्यूम करता हूँ मैं कोई क्यूरी नहीं है, तो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।